नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और सांसद राहुल गांधी को अगर झूठ की मशीन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी अनेकों बार झूठ बोल चुके हैं, पर शर्म की बात यह है कि राहुल गांधी को हमारे सैनिकों की शहादत पर भी भरोसा नहीं है। वो हमारे सैनिकों पर आए दिन उठपटांग बयानबाजी करते हैं, सैनिकों की शहादत पर सियासत करते हैं। अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने सेना पर ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार ने सैनिकों की 2 श्रेणियां बनाई है, जिनमें से एक गरीब परिवारों और आरक्षित वर्गों से है और दूसरी अमीर परिवारों से है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी आग बबूला है। एस जयशंकर, अर्जुन राम मेघवाल और राजीव चंद्रशेखर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा भी खटखटा दिया है और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, साथ ही कार्रवाई की मांग की गई है। तो कैसे राहुल गांधी फिर से सेना पर टिप्पणी करके बुरे फंस गए हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वैसे कोई ये पहली बार नहीं है, आए दिन राहुल गांधी मोदी सरकार पर, सेना पर सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी का ये बयान कितना महंगा उनको पड़ने वाला है? देखिए, राहुल गांधी हर बार कुछ बयान देते हैं, सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं और साथ ही सेना पर भी सवाल उठाते रहे। लेकिन ये जो उनका बयान है वो सामान्य नहीं है। गलती भारतीय जनता पार्टी की भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी है और जो सिंपैथाइजर हैं भारतीय जनता पार्टी का, या फिर जो देशभक्त वकील हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो कितना खतरनाक है, गंभीर है। और केवल चुनाव आयोग में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये मामला केवल चुनाव आयोग में जाने का नहीं है। जब छोटे छोटे मामले में ये सारे विपक्षी पार्टी के नेता, कांग्रेस के वकीलों का ये फौज और इसके सिंपैथाइजर लोग, जो कांग्रेसी वामपंथी सिंपैथाइजर हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पहुंचते हैं, तो आप केवल चुनाव आयोग में क्यों पहुंच रहे हो? क्योंकि ये मामला चुनाव का ही सिर्फ है ही नहीं, ये सेना में बगावत करवाने का मामला है। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। राहुल गांधी ने क्या कहा कि सेना में 2 कैटेगरी बनाया गया है, एक गरीबों के लिए जो आरक्षित है, गरीब किसान के, गरीब सवर्ण, गरीब SC ST आदिवासी लोग उसमें जाएंगे, और एक है अमीरों के लिए सुरक्षित, जो इन्हीं कैटेगरी के अच्छे बड़े लोग जाएंगे। मतलब आपने सेना का कैटेगराइजेशन करवा दिया आर्थिक आधार पर। ये तो अर्बन नक्सल की भाषा है कि देखो तुम लोगों को क्या है, तुम लोग जाते हो सेना में भर्ती होने के लिए, क्यों? क्योंकि तुमको बॉर्डर पर सामने खड़ा कर दिया जाता है, तुम शहीद होते हो, तुम जान गंवाते हो, और मजा लेते हैं ऑफिसर लोग, दूसरे लोग। जो अमीर घरों के लोग हैं वो बड़े पदों पर रहते हैं। क्या राहुल गांधी को शर्म नहीं आती? देखकर ये समझ में नहीं आता कि जितने जो ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये सारे जितने शहीद हुए हैं उसका बैकग्राउंड चेक कर लो, ये देख लो कि उस किस पृष्ठभूमि से आए हैं। गरीब किसान का बेटा लेफ्टिनेंट बनता है, गरीब परिवार के लोग वहां सेना में अधिकारी बनते हैं, और एक सामान्य मिडिल क्लास ठीक ठाक परिवार के लोग भी सेना में भारतीय सैनिक बनते हैं, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन नेवी हो या फिर थल सेना हो, जो इंडियन आर्मी है। ये सारे जगह पर ये कैटेगरी नहीं है कि तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, या फिर परमानेंट और टेम्पररी। ये जो बात अग्निवीर की करते हैं उसमें भी ये क्या निर्धारित किया गया है कि उसी में से 30% के करीब परमानेंट होंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो रिटायर होंगे उनको, रिटायर्ड लोगों को अलग अलग जगह पर सुविधाएं दी जाएगी। मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस में उन्हें रिजर्वेशन देने की बात अमित शाह ने पहले ही कह दी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो बचेंगे उनके लिए भी ये व्यवस्था की जा रही है कि जो सरकार का सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे PSU में
अभी भी होता है। अभी भी जितने पीएसयू हैं उसमें कुछ टेंडर दिए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, लेकिन वहां पर ये एक कैटेगरी बना दिया गया है कि इसमें से 80% 90% लोग वो होंगे जो आर्मी से रिटायर्ड करके आ चुके हैं और जिनकी उम्र 50 साल से नीचे है। कई अभी भी सेना के जवान जो होते हैं 17 साल में वो रिटायर्ड होते हैं, और अगर वो 17-18 साल की उम्र में वो नौकरी करने के लिए गए, 1 साल ट्रेनिंग में बिताए, उसके बाद 17 साल में उनका प्रमोशन नहीं हुआ, लांस नायक नहीं बने, हवलदार नहीं बने, तो उसके बाद वो रिटायर होके चले आते हैं। 34-35 साल की उम्र में एक लड़का रिटायर होके आता है, जबकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के कैरियर की शुरुआत नहीं होती है। राहुल गांधी ये 33-34 साल की उम्र तक क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहे थे, असफल बिजनेस शुरू किए, एक बिजनेस शुरू की भी किए मुंबई से, तो वो भी बिजनेस बेकार हो गई। उसके बाद आपने खानदानी जो बिजनेस है इनका, राजनीति, पॉलिटिक्स, जिसमें पीढ़ियों से ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं कि हम प्रधानमंत्री ही बनेंगे, हमारा परिवार प्रधानमंत्री के लायक ही है, ये छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं बनेंगे, ये संघर्ष नहीं करेंगे। डायरेक्ट वहां से आए, 2004 में चुनाव लड़ लिया, सांसद बन गए, और फिर उसके बाद कांग्रेस महासचिव, फिर कांग्रेस का अध्यक्ष। अब कांग्रेस के अध्यक्ष से भी लात मार के बाहर निकाले गए, बेइज्जत होकर, इसलिए कि लगातार चुनाव हार रहे हो। तो जब अध्यक्ष पद छोड़े, फिर भी ये रिजर्व है कि सुपर प्रेसिडेंट है ये, जैसे सुपर पीएम सोनिया गांधी हुआ करते थी 34 साल की उम्र में। तो इसने अपना कैरियर ही शुरुआत नहीं किया था, जबकि सेना से कई लोग रिटायर करके आते हैं, तो क्या आगे वो बैठे रहते हैं, वो काम नहीं करते हैं? ये जो विभाजन पैदा किया गया, ये तो आप ये कहना चाहते हैं कि सेना के वो जवान जो कि राहुल गांधी की इन बातों को सुने और उसके अंदर ये भावना अगर पनप जाए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अग्निवीर स्कीम के तहत ही जो गए हैं उनके खिलाफ आप जो बार बार जहर उगल रहे हो, देश की सुरक्षा को खतरा है। अगर 2000, 4000, 10,000 सेना के वैसे जवान जिसके दिमाग में जहर भर दिया गया और वो उस जहर को एक्सेप्ट कर लिए, तो उसके बाद क्या होगा? लेकिन सर ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी सेना के पीछे पड़ गए हैं? बार बार सेना को लेकर बयान देते हैं। आपने अग्निवीर योजना की बात की, वो तो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसे खत्म ही कर देंगे। क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं राहुल गांधी? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स भी है और अंतरराष्ट्रीय साजिश का एक हिस्सा भी है। दो तरह की बातें हैं इसमें, क्योंकि एक योजना लाई गई सरकार की तरफ से, अग्निवीर स्कीम, जिसमें सेना को और यंग करने की बात कही गई है। अब दोनों चीजों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। सेना को यंग करने की बात की गई है। अब यंग आर्मी जो है वो दूसरे देशों के लिए आर्मी बनाया जाता है, अपने देश की सुरक्षा दूसरे देशों से करने के लिए। वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नहीं है, वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे यहां पुलिस है, पुलिस से जब संभलता नहीं है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस आते हैं। जब बहुत विकट परिस्थिति आ जाए तो आर्मी को बुलाया जाता है, वो विकट परिस्थिति में। नहीं तो जनरली आर्मी की ड्यूटी इधर नहीं लगती। आर्मी यानी कि दूसरे देशों से युद्ध की स्थिति में या बॉर्डर की सुरक्षा के लिए इनको रखा जाता है। तो अब जब हिंदुस्तान की सेना यंग होगी, जो बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली होगी, ज्यादा लड़ाकू होगी, कमांडो होंगे, तो वैसी स्थिति में डर किसे होगा? हमारे लिए तो डर सबसे ज्यादा होगा चीन को। और चीन जो कि भारत के सेना से डरा हुआ रहेगा, जहां पर पिछले बार जो गालवान में हुआ, चीनी सैनिकों को मार मार के भगाया गया यहां से, जो गालवान के बाद दूसरे एलएसी के बॉर्डर पर बार बार झड़प होती है, उसमें दिखाई पड़ता है। डोकलाम के समय चीन के सेना को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया, पीछे ढकेल कर रख दिया गया। यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश में बार बार चीन घुसपैठ करने की कोशिश करती है। तो क्या हम वहां पर थके हारे सैनिकों को भेजेंगे? ये यंग आर्मी जब होगा हमारा, तो वहां पर सबसे ज्यादा डर चीन और पाकिस्तान को है। और ये राहुल गांधी चीन से अपने संबंध के लिए तो पहले से जाना जाता है। कांग्रेस को चीन पैसा देता है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे राजीव गांधी फाउंडेशन हो या फिर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच का संबंध हो, जो एमओयू के आधार पर तय किया गया, या फिर जो
राहुल गांधी गए थे डोकलाम के समय चीन के एम्बेसी में मिलने के लिए रात के अंधेरे में, वो मसला हो या सोनिया राहुल का चाइना से ट्रिप पर जाना हो, ये सारे मसले बताते हैं कि चीन के साथ तो इसका गहरा संबंध है। अब ऐसे में चीन के लिए दलाली करने के लिए तुमने सेना को टारगेट करना शुरू कर दिया कि हमारी सेना ज्यादा मजबूत कैसे हो सकती है, इसके लिए तो चीन को जरूरत है, चीन की सेना है जो ज्यादा मजबूत हो। यह तो अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है जिसमें वो देश जो हमारे दुश्मन मुल्क है वो भी भारत की सेना को कमजोर रखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि अभी कमजोर है, लेकिन और मजबूत होने में कोई समस्या तो है नहीं। आर्मी को यंग होना ही चाहिए और इसके लिए हमेशा एक डेवलपमेंटल मॉडल लाना चाहिए, जो मोदी की सरकार ने कई सालों के रिसर्च के बाद इस फैसले पर आई है। जो लंबे समय तक इस पर चर्चा चल रही थी कि पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में सेना के लिए यह मैंडेटरी किया जाता है कि अगर आप 5 साल 7 साल 6 साल नौकरी करें, उसके बाद आपको वहां से लाकर इंटरनल सिक्योरिटी में रखा जाए तो दोनों फायदा होगा। एक सेना के लिए फायदेमंद होगा और दूसरे इंटरनल सिक्योरिटी में वो लोग आएंगे जो आर्मी ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो ये पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों के सेना के, चाहे इजराइल हो, अमेरिका हो, यूरोपीय संघ के 28-29 देश हो, ये सारे देशों के स्टडी करने के बाद ये स्कीम लागू किया गया आर्मी से संपर्क करके। लेकिन ये तो अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा राहुल गांधी बनता है। दूसरे तरफ ये जो इसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो सेना में नौकरी करने के लिए जाते हैं, भारतीय सेना में अगर 10 लाख जवान हैं तो आगे कुछ रिटायर होंगे, कुछ नए जाएंगे, और एक परिवार से अगर एक जवान जाता है सेना का और उसको अगर कंट्रोवर्शियल बनाएंगे कि देखो तुम्हें पेंशन नहीं मिल रही है, भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अभी तो वर्तमान में यही है कि लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा किया जा सकता है कि आप सेना में नौकरी करने जा रहे हो और इतने साल के बाद रिटायर हो गए, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, जैसे कि इन लोगों ने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है। तो उससे वो वर्ग जो कि सेना में नौकरी के लिए जाता है वो हमें सपोर्ट करेगा, ताकि उसे ये लगे कि हम आगे रिटायर होंगे तो हमें पेंशन मिलना जरूरी है। पेंशन मिलके ये निकम्मापन करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जितने भी आर्मी से रिटायर जवान हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी नौकरी कर रहे हैं, वो घर पे नहीं बैठे हुए हैं, और जो आगे भी रिटायर होंगे वो भी नौकरी करेंगे। ये पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी दोनों का हिस्सा है। लेकिन अभी जो बात हो रही है ये तो सेना में बगावत करने वाली बात है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि 2000, 4000, 10,000, 20,000 जितना हो सके ये सेना के जवान आपस में लड़ना शुरू कर दें। वहां पर जो एक दूसरे से राम राम कहकर अभिवादन करते हैं वो चीजें, वो स्थितियां बदल जाए और एक दूसरे को उस नजर से देखें कि देखो ये परमानेंट है, हम टेम्परोरी हैं, ये अभी और नौकरी करेगा, ये पेंशन लेकर जाएगा, हम बिना पेंशन लेकर जाएंगे, हमें एक मुश्त पैसा मिलेगा। ये कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें इतने जो लीनियंट बिहेवियर है भारतीय जनता पार्टी का कि चुनाव आयोग में जाकर इसकी शिकायत करो, और जो अभी तक लोग इनके खिलाफ याचिका दायर नहीं किए हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम इस मसले को इस आधार पर देखने की कोशिश करें कि जैसे हिंदुओं को इसने जातियों के आधार पर बांटकर अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों ने, जैसे यादवों की अलग पार्टी बन गई, कोयरी कुर्मी की अलग पार्टी बन गई, हरिजनों की अलग पार्टी बन गई, SC ST की अलग पार्टी बन गई, और इन लोगों ने हिंदुओं को ऐसे बांट दिया कि मुसलमान यहां पर 14% 15% होने के बावजूद राजनीति के केंद्र में रहे, क्योंकि वो टैक्टिकल वोटिंग करते यूनाइट हैं, इकट्ठा हैं, एक साथ एक दिशा में चलता है, और हिंदू विभाजित है। तो आज हिंदुओं की स्थिति क्या हो गई है? उसी तरह ये सेना में विभाजन पैदा करना चाहता है, एक दूसरे से दुश्मनी पैदा करना चाहता है। तो ये तो बागी बनाने वाली बात है। मतलब अब तक जाति में बांट रहे थे, अब सेना का भी विभाजन करना तो और यही मसला है कि जब तुम सेना का विभाजन कर रहे हो, देशद्रोह का काम कर रहे हो, तो सिर्फ चुनाव आयोग में जाने की जरूरत नहीं है, इसके खिलाफ याचिका दायर करनी चाहिए। और जब इस पर चर्चा होगी तो राहुल गांधी जवाब दे कि तुम्हारे दिमाग में ये कौन घुसेड़ा है, कौन लाया है। ये जो वामपंथी चारों तरफ इसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं वो कभी डेमोक्रेसी में भरोसा किया है?
ये वामपंथी पार्टियों ने हमेशा से रक्त रंजित क्रांति की बात की, लेकिन उसका एजेंडा फेल हुआ। जब देखने लगा कि उसका परिणाम नहीं निकल रहा तो ये डेमोक्रेसी में आने की सोचा, और इस पर भी कम्युनिस्ट पार्टी में इतने सालों तक विवाद चलता रहा कि हमें डेमोक्रेसी का पार्ट बनना है, चुनाव लड़ना है या फिर हथियार लेकर ही बगावत करनी है। तो इन लोगों ने राहुल गांधी के दिमाग में जहर भरा है, और उसका एजेंडा राहुल गांधी जैसा मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि उसके पीछे का मकसद क्या है। उसे जो बताया जाता है राजनीतिक कारणों से, वो जाके वहां पर जहर उगल देता है। लेकिन ये नहीं समझ पाता कि ये जो वामपंथी हमें बता रहा है, सलाह दे रहा है, यह भी उतना ही बड़ा एजेंट है चाइना का, हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इस मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए, और सेना पर जो यह टिप्पणी राहुल गांधी ने किया है वो सिर्फ चुनाव आयोग तक नहीं, अब ये कोर्ट तक जाएगा। कोर्ट तय करेगा कि वो देश के साथ है या देशद्रोहियों के साथ, जैसा कि पिछले दिनों विवादों में चल रहा है। इसलिए अब राहुल गांधी बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है अगर इस मामले को आगे बढ़ाया गया तो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मामला बढ़ता जा रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी की तरफ से भारतीय सेना पर हमला किया गया हो। इससे पहले भी जब हमारे सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिकों को आगे आने से रोका था, उन्हें खदेड़ दिया था, तो उस वक्त भी राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि भारतीय सैनिकों की पिटाई हुई है। जब बालाकोट में सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो भी राहुल गांधी ने उस पर सवाल उठाए थे। जब उरी में एक्शन लिया गया था उस पर भी सवाल उठाए। अगर बयान गिनने लगे तो लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी, और बीजेपी का यही कहना है कि सैनिकों पर राजनीतिकरण की वजह से ऐसे हमले किए जा रहे हैं, ऐसी भद्दी टिप्पणी की जा रही है, ये अब बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई काफी ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी सेना को ही बांटने की कोशिश में लग गए हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।